नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सर्दी के सितम की। सर्दी की शुरुआत के साथ ही अब फॉग और स्मॉग दोनों का खतरा जो है वो लोगों के ऊपर साफ तौर पर नजर आता है, जिससे हवा जहरीली दिख रही है। बिहार के सभी जिले का हाल जैसे एक सबानी हो। सहरसा की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है, जबकि राजधानी पटना में हवा साफ होने को लेकर लोग उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि ये हवा सांस पर भारी पड़ रही है। तो बिहार की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। AQI लेवल खतरे के निशान से नीचे नहीं आ रहा। बात चाहे पटना की करें या फिर पूर्णिया की या बिहार के दूसरे तमाम जिलों की, कमोबेश सभी जिले का हाल एक जैसा ही नजर आता है। क्या है बिहार में प्रदूषण का हाल, बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार की हवा लगातार जहरीली हो रही है और एक्वाई लेवल की अगर हम बात करें तो एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम बात एक्वाई लेवल पटना की करें तो पटना का एक्वाई लेवल जो है वो 158 है, गया का एक्वाई लेवल जो है 189 है, औरंगाबाद का एक्वाई लेवल जो है 163, नालंदा का एक्वाई लेवल 176, हाजीपुर की बात करें तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है 165, मुजफ्फरपुर का 168, छपरा का 152, मोतिहारी का 124, बेतिया का 159, आरा का 117, बेगूसराय का 156, पूर्णिया का 273, किशनगंज का 162, भागलपुर का 185, अररिया का 168, समस्तीपुर का 194 और सहरसा का एक्वाई लेवल जो है वो बिहार में सबसे ऊपर यानी कि 276 है। तो कह सकते हैं कि सहरसा का सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पे जो है पूर्णिया, जहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 273 है। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना हो या दूसरे ज़िले हैं, सभी जगहों पर जो एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। हालांकि लगातार जो सरकार है ये लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने आसपास के इलाके, शहर की जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखें, ताकि एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से नीचे आ सके और लोग खुली सांस जो है वो ले सकें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सभी जिलों में हवा जैसे जहरीली हो गई है और लोगों की सांस पर ये आफत बनकर टूट रही है, और यही वजह है कि अब एहतियात की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है और इसे समझने की भी जरूरत है। हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार की हवा जहरीली हो गई है, इससे जानने और समझने के लिए कुछ शहरों के AQI लेवल पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस वक्त सांस पर यह बोझ कितना भारी है। पटना, राजधानी पटना की अगर सबसे पहले बात करें तो यहां राजधानी पटना में AQI लेवल 152 है। 100 से ज्यादा AQI लेवल का होना खतरनाक स्थिति को दिखाता है। औरंगाबाद में यह स्थिति 163 की है, नालंदा में 176, हाजीपुर में AQI लेवल आप देख पा रहे होंगे 165, मुजफ्फरपुर में 168 तक ये दर्ज किया गया, पूर्णिया में 273, बहुत ज्यादा यहां पर सहरसा भी इसी के आसपास 273, भागलपुर में 185 AQI लेवल दर्ज हुआ, आरा में भी कमोबेश यही स्थिति, पटना में 152 और गया में 189 के आसपास AQI लेवल को दर्ज किया गया है। औरंगाबाद में 163 और नालंदा में 176 AQI लेवल। अब प्रदूषण से बचना कैसे है ये भी समझिए। गाड़ी चलाने से कम चलाने की कोशिश की जाए, पैदल या साइकिल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये बेहतर होगा, और यही इसी के विकल्प के तौर पर कारपूलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास भी विकल्प है। रेड सिग्नल पर गाड़ी अगर खड़ी है तो उसे बंद कर दें, ये बहुत बेहतर स्थिति होगी। प्रदूषण से बचें कैसे, तो घर में खिड़की दरवाजे बंद रखें। बाहर अगर व्यायाम करने की आपकी आदत है तो वहां पर भी आपको इससे बचना होगा। कोशिश करें कि व्यायाम तो जरूर करें, लेकिन खुले में करने से बेहतर है घर में करें। बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। विटामिन C का सेवन ऐसी परिस्थितियों में बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने पीने पर विशेष तौर पर एहतियात की जरूरत है। हरी साग सब्जियों का जो इस्तेमाल है वो आपको करना चाहिए, और यही वजह है कि इस वक्त आपकी तरफ से क्या एहतियाती कदम उठाए जाते हैं बेहद महत्वपूर्ण है। मोतिहारी में ठंड और कुहासे ने गाड़ियों की रफ्तार पर मानो जैसे एक ब्रेक सा लगा दिया हो। कोहरे की वजह से लोगों को गाड़ी की लाइट जलाकर दिन में चलने की मजबूरी है। विजिबिलिटी कम होने लगी है, और यही वजह है कि लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले कई दिनों तक तापमान में ऐसे ही गिरावट की चेतावनी दे दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार।
बदलाव का असर पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिला। देखिए जो तस्वीर दिखा रहा है ये पूर्वी चंपारण की तस्वीर है और अमूमन जो है जो कुहासे है वो कुहासे ने जो है यातायात पर ब्रेक लगा दिया है और जो गाड़ियां हैं उसको लाइट जलाकर जो है वो चल रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो लगातार कम हो रही है। और वैसी स्थिति में जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि अगले कई दिनों तक जो है वो कुहासे का असर जो है वो देखने को मिलेगा, जो विजिबिलिटी है वो कम होगी और खासतौर पे ठंड का असर जो है वो अब दिखेगा। जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि अगले कई दिनों तक जो है वो कुहासे का असर साफ तौर पे दिखेगा, ठंड का प्रभाव भी दिखेगा। अब ठंड धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है, तो वैसी स्थिति में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और कुहासे का असर है कि जो गाड़ियों का रफ्तार है उस रफ्तार पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा है और विजिबिलिटी कम हो रही है। अनुज कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। और पटना से बड़ी खबर जहां पर जेडीयू की आज बड़ी बैठक होने वाली है। जेडीयू ऑफिस में जेडीयू की ये बड़ी बैठक जिसमें जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, प्रमंडल अध्यक्ष जुटने वाले हैं, विधानसभा प्रभारियों की भी ये बैठक जिसमें जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता की मौजूदगी आपको नजर आएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर संभवतः माना जा रहा है कि ये चर्चा बहुत खास रहने वाली है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, आगामी 2025 विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, यूं कहें कि अपनी तैयारियों को धार देने के लिए जेडीयू जुट गया है। बिल्कुल विवाह, और मैं बता दूं कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीनी स्तर के जो भी कार्यकर्ता है वो इसमें पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और प्रमंडल जो अध्यक्ष है उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसमें कई सारे फीडबैक लिए जाएंगे और फीडबैक के बाद आगे की रणनीति क्या हो इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा होगी। क्योंकि अब 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगर दिसंबर के बाद देखें तो नया साल शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो चुनावी साल होगा। उसके पहले जेडीयू की पूरी कोशिश है कि पूरे बिहार में जमीनी स्तर पर जेडीयू की स्थिति क्या है और कैसे संगठन को मजबूत करना और कैसे जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, उन तमाम बातों की चर्चा हो जाएगी। और इस बैठक में इस बात की भी जानकारी ली जाएगी कि जो अभी जेडीयू की परिस्थिति है वो कैसी है, क्योंकि किसी भी जिला के जो अध्यक्ष रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, उनके पास जो फीडबैक रहता है वो किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि वो तमाम फीडबैक जब आज इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ निर्देश देते हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आगे आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद फिर एक बैठक होने वाली है जिसमें आगे। आनंद, कब तक इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी? देखिए 11 बजे के आसपास अब तक वक्त बताया गया कि 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और लगभग 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी जिसमें तमाम फीडबैक लिए जाएंगे। खबर ये भी है कि बहुत जल्द एनडीए के जो संयुक्त टीम बनी है, एनडीए की भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे। तो वो तमाम बातों को के पहले जेडीयू अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहती है कि जब एनडीए की संयुक्त बैठक होगी तो उस बैठक के पहले जेडीयू की तैयारी क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। फिल्म एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की बात करेंगे जिन्हें जान से मारने की धमकी और रंगदारी की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शख्स को पकड़ लिया है। आरा से आरोपी कुंदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुंदन सिंह रणवीर सेना के पूर्व प्रमुख बागेश्वर मुखिया का पोता बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुंदन सिंह आदतन अपराधी है और पुलिस रंगदारी मांगने की जांच में जुट गई है। अगर सबूत मिले तो उस पर इस मामले को लेकर एक अलग से भी केस दर्ज किया जाएगा। आपको बताते चलें कि अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। तो तस्वीरें आपके सामने, ये शख्स जो चेहरे ढके हुए दिख रहा है ये वो शख्स है जो रणवीर सेना के से जुड़ा हुआ बताया जाता है और रंगदारी मांगने के पीछे हालांकि पुलिस का तर्क यह है कि इस शख्स ने शराब पी हुई थी और उसके बाद डराने धमकाने की नीयत से ऐसा किया क्या, लेकिन अब कई एंगल से इस वक्त जांच जारी है। पटना शेल्टर होम फूड पॉइजनिंग मामले में 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। जैसे ही तीसरी बच्ची की मौत की खबर आई उसके बाद अब इस मामले में जांच जो है और रफ्तार पकड़ती दिख रही है। इस मामले में पटना पुलिस आज से जांच शुरू करेगी। पटना डीएम ने भी इस मामले में जांच टीम का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट आज शाम तक देनी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है।
समाज कल्याण विभाग ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली जांच टीम का गठन किया है और इसी के साथ शेल्टर होम के सुपरिटेंडेंट समेत 19 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। शेल्टर होम में खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी को नोटिस दिया गया है। आपको बताते चलें कि 7 नवंबर की सुबह शेल्टर होम में मौजूद 30 लड़कियों ने खिचड़ी खाई थी। नहीं, ये खिचड़ी परोसी गई थी जिसके खाने के बाद से इन सभी की तबीयत बिगड़ी और 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है फूड पॉइजनिंग के बाद। औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदनपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर पचरुखिया के लुड़िया जंगल से एक आईडी बम को बरामद किया। हालांकि बाद में इसे डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों ने यहां पर 5 केजी के इस आईडी बम को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से प्लांट किया हुआ था। हालांकि नक्सलियों की साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। एक आईडी बम जिसकी बरामदगी की गई और बाद में उसे लुड़िया जंगल से बरामद करने के बाद डिफ्यूज किया गया। मुंगेर में बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की मदद से असरगंज पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सूचना पर रहमतपुर बासा में छोटू के घर छापेमारी की गई। घर के अंदर बने 7 फीट गहरी टंकी नुमा तहखाने से बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान को जब्त किया गया। साथ ही घर के मालिक सूर्य प्रकाश सहित 5 हथियार निर्माताओं को हथियार के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। पूछताछ की गई और पूछताछ में तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर में दूसरे हथियार फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ और यहां से भी 2 तस्करों को पुलिस ने हथियार बनाने के सामान के साथ पकड़ा है। 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां बुछा थाना क्षेत्र के कनहरा में बस हादसा हुआ है। मधुबनी से दरभंगा ये बस जा रही थी और अचानक से अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई है। बाल हालांकि जो सभी यात्री इस बस में सवार थे वो बचे हैं। शिवगंगा ट्रेवल्स की ये बस दुर्घटना का शिकार हुई। घटनास्थल से ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए मधुबनी से दरभंगा जा रही ये बस हादसे का शिकार हुई, लेकिन राहत की बात ये रही कि लोग सुरक्षित हैं। कटिहार पुलिस लगातार नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सूचना मिलने पर कोरिया टोली में 3 थाने की पुलिस ने मिलकर छापेमारी की और कई दुकानों से फ्रिज, पानी के कार्टन में छिपाकर रखी गई देसी और विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस ने रेड के दौरान 50 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा है। रेड को लेकर डीएसपी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सूरत गुहानी। नशे के तस्करों पर नकेल कसने के लिए कटिहार पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है। ये शहर का कोरिया टोला है और यहाँ शराब का अड्डा बहुत चर्चित है और आप देख सकते हैं इस तरह का जो आवास है और दुकान है, वहाँ इस तरह शराब छुपा कर रखा जाता है। कहीं फ्रिज के अंदर से शराब की बोतलें निकल रहा है तो कहीं ब्रिस्लरी के कार्टून से शराब निकल रहा है। कोरिया पट्टी से काफ़ी सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे कई दुकानों में और घरों में छुपा के शराब और नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इसीलिए कई थानों के फोर्स के साथ आज योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई है। छापेमारी के क्रम में अभी तक 4-5 घरों से और दुकानों से हम लोगों ने अंग्रेजी देसी शराब बरामद की है। एक जगह से गांजा भी बरामद हुआ है। अभी गिनती चल रही है, उसके बाद जब्ती के बाद ही बता पाएंगे क्या क्वांटिटी में। जो दुकान है, परचून की दुकान है, उसमें शराब बेची जाती है। इस तरह की सूचना लगातार मिलता है और इसी को लेकर ये रेड कोऑर्डिनेट किया गया। फिलहाल कुछ बरामदगी भी हुई है और पुलिस के अधिकारी के माने तो ऐसा रेड आगे भी लगातार जारी रहेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय में गीदड़ के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जी हां, मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का है, जहां एक गीदड़ ने करीब 6 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में ताजपुर के विपुल झा और उनकी पत्नी सुनैना देवी के साथ पड़ोसी पुरुषोत्तम चौधरी भी शामिल हैं। विपुल झा ने कहा कि पत्नी घर के बाहर
मवेशी को चारा डालने के लिए निकली थी और तभी गीदड़ ने हमला कर दिया। उन्हें बचाने के क्रम में खुद ये भी घायल हो गए, पड़ोसी भी इसमें जख्मी हुआ है। सभी लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और गीदड़ और बंदर को पकड़ने की मांग की गई। खोली गेट पर बैठा हुआ था, बस इसको धर लिया पाँव। कौन सी था? अति था, सियार था। अच्छा, गिदड़ था। जब इसको धर लिया तो ये हल्ला किया था। बाथरूम में थे, बाथरूम से निकल कर आए। इसको छुड़ाने में हम भिड़ गए उसके साथ। दोनों खूब उठम पटकी हुआ गिदड़ के साथ। हाँ, गिदड़ के साथ उठम पटकी हुआ। हम उसको पिछला टांग पकड़ कर 4-5 पटका भी मारे कल। अच्छा, तब जाकर से इसको छोड़ा। यहाँ से गिदड़ और बंदर दोनों से आतंक से जनता परेशान रहता है, ठीक ना। तो हम तो यही कहेंगे कि वन विभाग को सूचित करके बंदर को और गिदड़ को दोनों को यहाँ से हटवाया जाए। मोतिहारी में बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद अब मच्छरों के आतंक से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सुगौली में नगर पंचायत में ये समस्या सबसे ज्यादा नजर आती है और ऐसे लोगों को निजात दिलाने की कोशिश दिखती नहीं है। वार्ड में फॉगिंग नहीं हो रही है और यही वजह है कि मच्छरों से होने वाली गंभीर बीमारियों को लेकर लोग परेशान हैं। डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी की आशंका लोगों को डरा रही है। लोगों का ये कहना है कि साफ सफाई और मच्छर भगाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर नजर नहीं आता है। लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। सफाई कर्मी भी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और यही वजह है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मच्छर बहुत लगता, दिन भर मच्छर काटता। 5 बजे तक और दुनिया के झुके लगता। लड़का सन को बुखार हो जाता। कोनो बुखार मच्छर कटला से, मच्छर के झुकला से नींद नहीं आवत। परेशान बानी से हमी के कोनो कार्रवाई नहीं होकर, दवाई नहीं छिटात। ऐसी हमारा नगर पंचायत है। करोड़ों रुपया की घोटाला हो रहा है। यहाँ पे फॉगिंग हो नहीं रहा है। जो पैसे आ रहे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो हम पे खर्च करने के लिए आ रहे हैं। सफाई के नाम पे देख लीजिए, फॉगिंग के नाम पे आप देख लीजिए। केवल यहाँ पे कागजी कार्रवाई करके और भेजी जा रही है। चारों तरफ जो है पानी का जमाव नहीं होने दें और अगर कहीं गड्ढा उड्ढा है उसमें जो है मिट्टी का तेल या डीजल जो है 1-2 ढक्कन डाल दें। उससे क्या है कि उसके बच्चे का पैदावार नहीं होता है जी। और मच्छरदानी का प्रयोग करें या और भी जो भी मच्छर नहीं काटना चाहिए। खबर छपरा से, जहां मुफस्सिल थाना के डुमरिया में पूर्व पैक्स अध्यक्ष के बेटे की चुनावी रंजिश में हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने बताया कि चुनावी रंजिश में अभिकांत कुमार और उनके पिता को विपक्ष की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। देर रात फोन कर युवक को बुलाया गया था, जिसके बाद युवक लापता था। देर रात रेलवे ट्रैक से उसके शव को बरामद किया गया है। परिजनों ने जयप्रकाश राय और उसके 2 बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग परिजन कर रहे हैं। मनी था वो जयप्रकाश राय से, उनका लड़का ने बोला कि जब तक की गोली मार देंगे। और दूसरे जगह है वहाँ बैठ करके रात में पार्टी हुआ है, वहीं उसको बुलाया गया है। वहाँ से हम लोग को पता नहीं है कि कौन ले गया है, कौन क्या किया है। लाश मिला वो रेलवे लाइन के पास में, और करंट लगा दिया है लोग। खबर समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाने की, जहां थाने में तैनात महिला सिपाही ने बाथरूम में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही की पहचान चांदनी कुमारी के तौर पर हुई है। एएसपी ने कहा कि महिला सिपाही के कमरे से नोट भी एक बरामद हुआ है, जिससे पारिवारिक तनाव में जान देने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी है। थाना में ERV के 6 पर एक महिला सिपाही 768 चांदनी कुमारी कार्यरत थी और वो मुसरी घराई थाना के 2य तल पर रहती थी। आज करीब 3 बजे के आसपास महिला सिपाही 1168 कंचन कुमारी बाथरूम में नहाने के लिए जब गई तो दरवाज़ा लगा हुआ था, तो उसको जब हटाई तो देखी कि चांदनी कुमारी वहाँ फंदे से। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर 83 में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कहा कि भागलपुर से निरंजन कुमार अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचा था और तभी श्रवण यादव के फायरिंग करने से गोली निरंजन कुमार के पैर में लग गई। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस आरोपी श्रवण यादव की खोजबीन में जुटी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय